बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं बैंक से निकली तो एक लड़की रोड पर बेहोश पड़ी थी। उसके हाथ पांव जले हुए थे। सब लोग तमाशा देख रहे थे। कोई मदद करने को तैयार नहीं था। मैं उस लड़की को उठाकर अस्पताल ले गई। होश आने पर उसने बताया कि उसके घर वालों ने उसे निकाल दिया है। मैं अम्मा की देखभाल के लिए उसे घर ले आई। वो लड़की 5 वक्त नमाज पढ़ती और हर मर्द से पर्दा करती। रात को घर आती तो अम्मी मुझे कहती, इस मनहूस लड़की को घर से निकालो वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। मैं हैरान होती क्योंकि वो लड़की तो बहुत नेक थी। एक दिन बैंक से जल्दी घर आ गई मगर जिस्म से जान निकल गई। वो लड़की मेरी माँ को उल्टा लिटा कर, मेरा नाम सबा है। मेरे वालिद जमींदार थे मगर वो बहुत ही भोले थे। मेरे तीनों चचा ने अब्बा की सारी जायदाद आहिस्ता आहिस्ता अपने नाम करवा ली थी। मेरा कोई भाई नहीं था। मैं अब्बा की इकलौती औलाद थी। और फिर एक दिन हमारे सर पर जैसे क़यामत टूट पड़ी। अब्बा के छोटे 2 भाई घर आए। अब्बा को उनके इरादे ठीक नहीं लग रहे थे। तभी मुझे और अम्मा को एक कमरे में भेज दिया और अपने भाइयों को लिए सहन में बैठ गए। आहिस्ता आहिस्ता ऊंची ऊंची आवाजें आने लगी। फिर बात हाथापाई तक जा पहुंची और वो हुआ जिसका मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। फजा में गोली के चलने की आवाज चारों तरफ फैल गई थी। मैं और अम्मा जैसे ही चीख मार के बाहर निकले तो सामने मेरे अब्बा खून में लथपथ पड़े हुए थे। मेरे दोनों चचा वहाँ से भाग गए थे। मैं रोती हुई अम्मा के साथ लग गई और बेहोश होकर गिर पड़ी। और फिर मेरी आंख उस वक्त खुली जब घर से रोने की आवाजें आ रही थी। मैं कमरे से निकलकर बाहर गई तो जैसे ये एक डरावना ख्वाब था। हर तरफ लोग ही लोग थे। सहन के दरमियान में एक चारपाई पड़ी हुई थी जिस पर अब्बा की मैयत थी। उस वक्त मुझे अंदाजा हुआ कि अब्बा हमारे दरमियान नहीं रहे। लेकिन ये हादसा मेरे लिए बहुत बड़ा था। मैं बहुत अरसे तक संभल नहीं पाई थी। अब्बा की मैयत उठाई गई तो घर में कहराम मच गया था। अम्मा तो बुखलाई फिर रही थी। मेरे चाचू लोगों ने अम्मा और अब्बा को धमकियां दे देकर सारी जायदाद हड़प कर ली थी। अब हमारे पास एक घर ही बचा था। बीए करने के बाद मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी। पहले अम्मा लोगों के कपड़े सिलाई किया करती थी लेकिन फिर वक्त के साथ साथ अम्मा की नजर कमजोर हो गई और उन्होंने कपड़े सीने बंद कर दिए। लेकिन घर का राशन पानी चलाने के लिए हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठा जा सकता था। चाचू लोग भी हमें नहीं पूछते थे। वो तो मेरे बाप के कातिल थे मगर पैसा ज्यादा होने की वजह से कोई भी इनके खिलाफ खड़ा नहीं होता था। अब घर चलाने के लिए मुझे नौकरी करनी थी। तभी मुझे कोई अच्छी नौकरी भी नहीं मिल रही थी। मेरे पास कोई हुनर भी नहीं था जिसके आसरे पर कोई काम कर लेती। अनथिक मेहनत के बाद मुझे एक बैंक में नौकरी मिल गई। लेकिन वहाँ पहले 3 महीने मुझे काम सीखना था जो ट्रेनिंग के नाम पर मैं सीख रही थी। लेकिन 3 महीने घर का राशन कौन डाल कर देता। इसीलिए मैंने सेकंड टाइम कपड़े सीना शुरू कर दिए। 3 महीने गुजर चुके थे और अब से मुझे तनख्वाह मिलना शुरू होनी थी। तनख्वाह ज्यादा तो ना थी लेकिन कपड़ों की सिलाई मिलाकर गुजारा होने लगा था। अब तंगदस्ती खत्म होने लगी थी लेकिन शायद हमारी खुशियों का वक्त कम था। तभी मेरी जान लबों पर आ गई जब एक रोज मैं घर लौटकर आई तो अम्मा वॉशरूम में गिरी हुई थी। उनका चेहरा टेढ़ा हुआ था। मैं जोर जोर से चीखें मारने लगी। जल्दी से अपने साथ वाले घर में मौजूद औरत को बुलाया जिनसे हमारी कुछ बोलचाल थी। जल्दी से एक रिक्शा बुलाया गया और अम्मा को अस्पताल ले जाया गया। वहाँ जाकर मेरी रूह कांप गई जब डॉक्टर ने आकर बताया कि अम्मा को फालिज का अटैक हुआ है। मैंने जब डॉक्टर से फालिज की वजह पूछी तो डॉक्टर ने बताया कि यह दिमाग के किसी हिस्से में रुकावट की वजह से होता है। फालिज ज्यादातर असाबी निजाम खास तौर पर रीढ़ की हड्डी को पहुंचने वाले नुकसान की वजह से होता है। अम्मा को क्या परेशानी थी ये तो उनके होश में आने के बाद ही पता चलता। अम्मा जैसे ही होश में आई तो मैंने उनसे परेशानी की वजह पूछी लेकिन उनकी जवाब ने मुझे गहरा झटका दिया जब उन्होंने कहा कि वो मुझे सबसे अलग रखना चाहती हैं, सबसे छुपाकर। मैं बहुत हैरान हुई, एक गहरी सोच में डूब गई कि ये क्या बात हुई। मैंने डॉक्टर से इस मुतालिक बात की जिस पर उन्होंने कहा कि ये खुद पसंदी की अलामत है। जब इंसान पर ये
बीमारी हमला करती है तो वो बस अपने बारे में सोचता है। उसकी तमाम तर सोचों का इन्हदाम अपने गिर्द ही घूमता है। यही वजह है कि आपकी वालदा ज्यादा स्ट्रेस लेती है, तभी उनके दिमाग पर गहरा असर हुआ है। वो बहुत ज्यादा सोचों में गुम रहती है। मैं बहुत परेशान रहने लगी थी। डॉक्टर से मजीद कुछ एहतियात पूछकर मैं अम्मा को घर ले आई। अब सिलाई का काम करना, फिर अम्मा की देखभाल करना और बैंक जॉब पर जाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। मैं अम्मा को अकेले भी नहीं छोड़ सकती थी, लेकिन मेरी इतनी आमदनी नहीं थी कि मैं अम्मा के इलाज के साथ साथ किसी काम वाली को भी तनख्वाह दूं। लेकिन ऐसे में बहुत मुश्किल पेश आ रही थी। मेरे काम का बहुत हर्ज हो रहा था। रोज रोज छुट्टी भी नहीं कर सकती थी। मेरा काम ऐसा था कि अक्सर मैं रात को घर आती थी। डॉक्टर की हदायत के मुताबिक अम्मा की एक्सरसाइज करवाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। मैंने बहुत कोशिश के बाद बहुत कम तनख्वाह पर एक छोटी लड़की रख ली। वो बच्ची ना थी, जवान थी, समझ बूझ रखती थी। मुझे फिक्र तो रहती थी, लेकिन मैं कुछ कर भी नहीं सकती थी। अम्मा दिन ब दिन कमजोर हो रही थी। मुझे इनकी कमजोरी की वजह समझ नहीं आ रही थी। बहुत कोशिश के बाद भी कोई सिरा हाथ नहीं लग रहा था। अम्मा को अब फालिज के अलावा भी कई बीमारियों ने आन घेरा था, जिसमें शुगर, गुर्दों के दर्द, जिगर का मसला शामिल था। अब एक का इलाज करवाते करवाते और कई बीमारियां लग गईं, जिनका इलाज बहुत मुश्किल हो रहा था। एक रोज मैं अम्मा को डॉक्टर के पास ले गई। मेरी आंखें खुली की खुली रह गई जब डॉक्टर ने कहा कि अम्मा को मुकम्मल तौर पर ग़िज़ा और दवाई नहीं दी जा रही। मेरा गुस्से से बुरा हाल था। आखिर ऐसा क्यों? क्या इस लड़की ने? जबकि मैं जो अम्मा के लिए रोटी बनाकर रख जाती थी, वो मेरे आते तो वहाँ मौजूद नहीं होती थी। मुझे लगता था कि लड़की अच्छी है, तभी अम्मा सुकून से खा लेती है। मैं घर आ गई और फिर मेरे नजर रखने पर वो लड़की अपनी हरकतों से पकड़ी गई। जब वो फ्रिज से अम्मा के लिए लाए गए फ्रूट खा रही थी, मुझे पहले बहुत गुस्सा आया। मैंने आओ देखा ना ताओ, उसे 2 थप्पड़ लगा दिए और उसे घर से निकाल दिया। मैं बहुत गुस्से में थी। अब तो एतबार का कोई शख्स रहा ही नहीं था जिस पर एतबार किया जाए। मैं बहुत मुश्किल से सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी। मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं इस उम्र में कैसे इतना बोझ उठाऊंगी। उधर ऑफिस में भी आजकल मसरूफियात मजीद बढ़ गई। बैंक में कस्टमर्स की तादाद बढ़ गई थी। मैं अम्मा को घर से निकलने से पहले खाना देकर आती और जाते ही इनको कुछ खाने को देती। कभी शुगर लो होती तो कभी हाई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। तभी एक रोज मुझे एक और औरत काम के लिए मिल गई। एतबार करने को दिल तो ना था, लेकिन मैं कुछ और कर भी नहीं सकती थी। जॉब छोड़ देती तो घर कौन चलाता, इसलिए मुझे मजबूरन उस औरत को रखना पड़ा। लेकिन इस बार मैंने उस पर नजर रखना शुरू कर दी। उस औरत के चाल चलन कुछ ठीक नहीं थे। मुझे लगता था जैसे उस औरत की कई लड़कों से दोस्ती थी, लेकिन अम्मा को उठने बैठने के काबिल उसी औरत ने बनाया था। अम्मा की वर्जिश और खाने पीने का बहुत ख्याल रखती थी। एक रोज मैं घर गई तो एक लड़का मेरे घर की छत पर खड़ा था। मैंने जब देखा तो वो छुप गया। फिर थोड़ी देर बाद ही वही काम करने वाली औरत नीचे आती हुई नजर आई। मुझे उस औरत पर बहुत गुस्सा था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। उस औरत को भी घर से निकालने के बाद अब मैं बहुत मायूस हो गई थी। अब तो मैं बस रोने वाली थी। पिछले 1 माह से ऑफिस में काम भी बढ़ गया था। अक्सर रात भी हो जाती थी। अब कौन अपनी रोजी पर लात मारता है और किसको काम के बगैर तनख्वाह मिलती है। कोई अपना नुकसान करवा कर दूसरों को फायदा नहीं करते। मेरे बॉस ने भी मुझे कह दिया था कि अगर ऐसे ही रोज रोज जल्दी घर जाना है या रोज रोज छुट्टी करनी है तो ये काम छोड़ दो। उनकी नजर में 2-3 लड़कियां और थी जिनको वो काम पर रख सकते थे। मुझे अब फिक्र सताने लगी थी। बैंक में काम ज्यादा होने की वजह से मुझे रात हो जाती थी। रात के वक्त काफी अंधेरा हो जाता। एक रोज रात 10 बजे बैंक से निकली तो हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। जिस रास्ते से मेरा घर आता था वहाँ तो शाम के वक्त ही सन्नाटा हो जाता था। आज तो कुत्तों के भौंकने की आवाज माहौल में और खौफ पैदा कर रही थी। अकेली लड़की, ऊपर से रात का अंधेरा, मुझे अपनी इज्जत का भी डर था और फिर अम्मा की भी फिक्र थी। कोई रक्षा भी यहाँ से नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से मुझे पैदल चलना पड़ा और पैदल चलकर मुझे तकरीबन पौने घंटे का सफर तय करना था। गलियों के अंदर अंदर से होते हुए मैं चलती जा रही थी कि मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। जब रात के वक्त एक गली के बाहर एक नकाबपोश लड़की बेहोश पड़ी थी, जिसके हाथ पांव जले हुए थे।
मुझे इस लड़की से बहुत खौफ आया। शायद किसी ने जानबूझकर ये हरकत की थी। क्या जुल्म हुआ था इस पर मैं नहीं जानती थी, लेकिन मुझे खौफ के साथ इस पर तरस भी आया था। पहले सोचा कि मैं यहाँ से चली जाती हूँ, फिर अल्लाह का खौफ दिल में आया और मैं जो पानी की बोतल साथ लाती थी उसमें से कुछ पानी इस लड़की के मुंह पर डाला और इसे कुछ होश आया। तब वो कुछ बुड़बड़ा रही थी कि मुझे नहीं मारो, खुदा के लिए मुझे छोड़ दो। मैंने उस लड़की को कंधों से पकड़कर झंझोड़ा तो वो हैरान नजरों से मेरी तरफ देखने लगी, फिर रोते हुए मेरे आगे हाथ जोड़ दिए कि मुझे बचा लो। मैं अकेली इसे डॉक्टर के पास कैसे लेकर जाती। ऊपर से अम्मा के अकेले होने की फिक्र भी सताए जा रही थी। मैं जल्दी से उसे आराम आराम से चलाते हुए मेन रोड पर ले आई। पाँव जलने की वजह से उसे चलने में भी बहुत मसला हो रहा था, लेकिन अस्पताल लेकर जाना भी जरूरी था जो आस पास कहीं नहीं था। उस लड़की ने भी हिम्मत की और मैं उसे अपने घर के करीबी हॉस्पिटल ले गई। हॉस्पिटल जाते ही वो फिर से गिरकर बेहोश हो गई। थकावट का असर था या खौफ का, जिसकी वजह से वो बार बार बेहोश हो रही थी, मैं नहीं जानती थी। जल्दी से डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने इसे पुलिस केस कहा, जिस पर मैं डर गई। अब इस वक्त पुलिस को संभालना बहुत मुश्किल था। मैंने डॉक्टर की मिन्नत समाजत की कि इस वक्त बस इसका इलाज कर दे। मैं अकेली लड़की हूँ और इस लड़की के बारे में मुकम्मल नहीं जानती, जिस पर डॉक्टर ने समझते हुए इसका इलाज शुरू किया। कुछ देर बाद डॉक्टर ने मुझे इससे मिलने की इजाजत दे दी। मैं कमरे में गई तो इसके हाथ पाँव पर पट्टियां बंधी हुई थी और वो बेहोश पड़ी थी। होश पे आने पर मैंने उससे पूछा कि तुम्हारे घर से कोई आ सकता है जो तुम्हें लेकर जा सके, जिस पर उसने बताया कि मेरा कोई सहारा नहीं, मैं इस दुनिया में अकेली हूँ। मैं अभी तफसील नहीं पूछ सकती थी क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं था। मैं उसे घर ले आई। अगले रोज मुझे बैंक से छुट्टी थी, जिस पर मैंने उससे सारी तफसील पूछी, जिस पर उसने बताया कि वो शादीशुदा है। ये दूसरा झटका था जो मुझे उस लड़की को देख कर लगा था, क्योंकि वो इतनी बड़ी नहीं थी, वो तो काफी छोटी उम्र की थी। मैंने पूछा कि तुम्हारे ससुराल वाले कैसे हैं, जिस पर उसने बताया कि वो उस पर बहुत जुल्म करते थे। ये हाथ पाँव भी उसकी सास ने जलाए थे। रोटी वक्त पर न मिलने की वजह से मैंने जब उससे पूछा कि तुमने रोटी वक्त पर क्यों ना दी, तो उसने नए इंकशाफ पर मेरा अब सर चकराने लगा था। जब मुझे पता चला कि वो हामिला है और उसका शौहर अभी ये सब नहीं चाहता था। उस लड़की ने अब तक नकाब नहीं उतारा था। मैंने उससे कहा कि अपना निकाब उतार दो, तो वो ना में सर हिलाने लगी। मुझे हैरानगी हुई, फिर मेरी जिद करने पर उसे नकाब उतारना पड़ा। उसने जैसे ही नकाब उतारा मेरी रूह कांप गई, क्योंकि उसका आधा चेहरा बहुत बुरे तरीके से जला हुआ था। उसका चेहरा देखते ही मेरी चीख निकल गई। मेरा वजूद कांपने लगा। इतना जुल्म आज के दौर में भी होता है, यही सोचकर मेरा दिमाग सुन्न हो गया था। मैंने उससे पूछा कि ये सब कैसे हुआ, तो उसने बताया कि एक रोज मेरा कजन मेरे घर आया और उसने सलाम करते वक्त मुझसे हाथ मिला दिया, जिस पर मेरे शौहर को बहुत गुस्सा आया कि एक नया महरम ने मुझे हाथ क्यों लगाया है। उसी रात कमरे में जाते ही मेरे शौहर ने मेरे आधे चेहरे पर तेजाब फेंक दिया। मुझे उस पर हुआ जुल्म सुनकर बहुत अफसोस हुआ। मैंने उसे हौसला दिया, इसके अलावा मैं उसे कुछ भी नहीं दे सकती थी, और अम्मा की देखभाल के लिए उसे रख लिया। उसने अपने हाथ ठीक होते ही अम्मा की देखभाल शुरू कर दी। मुझे अब उस लड़की पर भरोसा होने लगा था। मैं घर आती तो घर साफ सुथरा होता, मजेदार सा गरम गरम खाना बना होता, अम्मा के कपड़े भी चेंज होते। मैं उस लड़की के साथ बहुत अटैच होती जा रही थी। उसकी बातें, उसकी हरकतें सब मेरे दिल में घर करती जा रही थी। बहुत कम अरसे में वो मुझे बहुत अजीज हो गई थी। मैं जब भी घर आती या तो वो अम्मा की खिदमत कर रही होती या जाए नमाज पर बैठी नमाज पढ़ रही होती। मैं उसे अल्लाह के सामने रोता हुआ देखती थी। तब मुझे खुद पर शर्मिंदगी भी होती थी कि मैं तो दुनिया के कामों में इस तरह फंसी हुई हूँ कि अल्लाह को याद ही नहीं करती। मुश्किल सुबह फजर की नमाज पढ़ी जाती है। मैं उसको देख देख कर वापस अपनी जिंदगी में आने का मकसद याद करती थी। मुझे वो लड़की बहुत अच्छी लगने लगी थी। उसका काम भी बहुत पसंद आया था, लेकिन उसकी गैर मौजूदगी में अम्मा मुझसे कहती कि ये गंदी लड़की है, इसको फौरन यहाँ से निकाल दो वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। जब मैं पूछती कि वो क्या करती है तो अम्मा खामोश हो जाती। कई बार ऐसा हो चुका था। मैं हैरान थी कि इतनी मुश्किल से एक लड़की मिली है, वो भी नेक, तो अम्मा ऐसा क्यों कहती है। काफी वक्त ऐसा ही चलता रहा, लेकिन मुझे समझ ना आई। एक रोज मैं बैंक से जल्दी घर आ गई तो रूह कांप गई, क्योंकि वो लड़की
तो अम्मा के पूरे जिस्म पर कुछ मल रही थी। मैंने पूछा कि क्या कर रही हो, तो उसने बताया कि वो अम्मा के जिस्म पर जैतून के तेल की मालिश कर रही है। इससे हड्डियां मजबूत होती हैं और चलने फिरने में आसानी होती है। लेकिन हैरत इस बात पर हुई कि अम्मा ऊंचा ऊंचा बोलने लगी कि आज खुद देख लिया है, ये लड़की अच्छी नहीं है, ये मेरे साथ ये सब जानबूझकर करती है, इसको निकाल दो। लड़की एकदम घबरा गई, जैसे फिर से बेआसरा होने का डर हो। मैंने अम्मा की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मुझे उस लड़की की इतनी फिक्र पर खुशी हुई थी, लेकिन अम्मा की एक ही रट थी कि ये लड़की अच्छी नहीं। मैंने अम्मा को बहुत समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मुझे डॉक्टर की कही बात अब तक याद थी। मैंने इस लड़की से कहा कि अम्मा का ये भी मसला है कि वो अपने साथ किसी को बर्दाश्त नहीं करती। बीमारी की वजह से इनमें चिड़चिड़ापन भी आ गया है। उसने मुझे बताया कि अम्मा का इलाज किसी अच्छे माहिर नफ्सियात से करवाओ। पहले तो मुझे इस लड़की की बात बहुत अजीब और बुरी लगी, फिर कुछ अरसा सोचने के बाद मैंने ऐसा ही किया। एक डॉक्टर से बात की, जिस पर उसने कहा कि ऐसा अक्सर हो जाता है, या तो किसी बात की लालच में होता है या कुछ छीन जाने के खौफ से हो जाता है। उसने मुझे सारी तफसील पूछी, जिस पर मैंने उसे शुरू से लेकर आखिर तक सारी कहानी सुना दी। डॉक्टर ने मुझे बताया कि मेरी माँ ज़हनी मरीजा नहीं है, बस उन्होंने अपने जहन पर कोई बोझ रखा हुआ है, जिसकी वजह से उनके साथ ये सब हो रहा है। मैं अम्मा को उस लड़की के सहारे डॉक्टर के पास ले आई, जहां उसने अम्मा का इलाज करना शुरू कर दिया। अम्मा का इलाज चल रहा था। इस दौरान वो लड़की मेरे हिस्से के सारे कपड़े सी देती। उसके हाथ में बहुत सफाई थी, जिस पर बहुत से और लोग मेरे पास कपड़े सिलाई करवाने आने लगे। अब तो मुझे बहुत नफा होता जा रहा था। मैं रोज सुबह अम्मा को डॉक्टर के पास छोड़कर बैंक चली जाती और वापसी पर अम्मा को लेकर आ जाती। उसी ने मुझे मशवरा दिया कि मैं सिलाई मशीन को मोटर लगवा लूं। बिजली का खर्च होगा, लेकिन इससे काम जल्दी और मजीद सफाई से होने लग जाएगा। मुझे उसका मशवरा अच्छा लगा। अब मेरे दिल में बस कमाना नहीं था, बल्कि कुछ जोड़कर अपने पैरों पर खड़े होना भी मेरा मकसद बन गया, जिसमें वो लड़की मेरा भरपूर साथ दे रही थी। शायद उसे भी अपनेपन की कमी थी, तभी वो मुझे अपनी बड़ी बहन समझती थी। इस अरसे में अल्लाह ने उसको प्यारा सा बेटा अता किया, जिससे हमारे सूने घर में रौनक आ गई। अम्मा भी अब बेहतर हो गई। मैं उस लड़की तानिया के बेटे से अक्सर खेला करती, उसको अपनी गोद में ले लेती। उस लड़की को बहुत हदायत करती कि अम्मा का इलाज हुआ तो अम्मा को भी अब वो लड़की बहुत प्यारी लगने लगी थी। खुदगर्जी अम्मा में से खत्म हो गई थी। अब अम्मा सबके साथ मिल बांट कर खाती। एक रोज अम्मा को न जाने क्या हुआ कि उनको मेरी शादी की फिक्र पड़ गई, लेकिन मैं शादी करने के हक में नहीं थी, जिस पर तानिया ने मुझे बड़ों की तरह शादी करने के फवायद और ना करने के नुकसानात बताए, जिस पर मुझे बहुत हंसी भी आई कि वो हम सब की कितनी फिक्र करती है। इसी दौरान मेरे लिए एक रिश्ता आ गया। लड़का पढ़ा लिखा था और अच्छी नौकरी भी करता था। मैंने थोड़ी बहुत अपने लिए आवाज भी उठाई, लेकिन उस लड़की की एक बात ने मुझे इस काबिल भी नहीं छोड़ा। अब वो लड़की मेरे घर में मेरी बहन बनकर रह रही थी। फिर मैंने भी खुशी खुशी उस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। चंद दिन बाद मेरी शादी हो गई। मेरा शोहर शोएब मेरी कदर करने वाला था, मेरा एहसास करता था। जब मुझे किसी मर्द का सहारा मिला तो मैंने उसके साथ मिलकर अपने चाचू लोगों पर केस कर दिया, और सबूत के तौर पर मैंने एक वीडियो बना ली थी जब वो मेरे अब्बा को गोली मार रहे थे। मेरे चाचू लोगों को उम्र कैद की सजा हो गई। अम्मा तानिया के साथ अच्छे से रहती थी, उसको अपनी बेटी बना लिया था, क्योंकि उसे का शोहर उसे ढूंढता हुआ हमारे घर तक पहुंच गया था। मगर जब तानिया ने उसके साथ जाने से इनकार कर दिया तो उसने उसको तलाक दे दी। तानिया का इस दुनिया में अब मेरी अम्मा के सिवा कोई नहीं था। उसने बाकी जिंदगी अपने बेटे के साथ और मेरी माँ के साथ गुजारने का फैसला कर लिया था। आज सब खुश थे, दुखों के बादल छड़ चुके थे। बहुत लंबा सफर था जो मैंने कांटों पर तय किया था, सिर्फ अपने रिश्तेदारों की वजह से। मैं आज भी सोचती हूँ तो मुझे खौफ आता है, लेकिन जहाँ इतने बुरे लोग मिले वहाँ एक लड़की ने मेरे घर को इतना ही आबाद कर दिया था।